हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं पेडागॉजी का। दैट इज़ जो चाइल्ड पेडागॉजी है, स्पेशली ये हमारा डी ट्रिपल एस बी का पार्ट बी में जो आता है हमारा चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग वाला। तो ये डी ट्रिपल एस बी, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख दूँ, डी ट्रिपल एस बी पार्ट बी की प्रैक्टिस होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो डेट शीट है वो आ चुका है, ठीक है, और हमारे पास 35 डेज़ के अराउंड ही है। तो हम डेली 20 to 30 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे या देखते हैं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, बल्कि साथ इसमें उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं आज कितना हमारा क्वेश्चन हो पाता है, बट डेली करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? ये तो बहुत ईजी है ना। सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है हमारा? कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर या फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना। तो इसका आंसर ऑब्वियसली जो है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। देखो जो प्याजे है, प्याजे के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनके जो है टोटल कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं। पहला हमारा सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, ये देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो, पहला हमारा जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है ना। दूसरा होता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा होता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब जैसे सेंसरी मोटर, पहला सेंसरी मोटर जो है वो हमारा 0 से 2 ईयर्स तक के बीच में होता है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कहीं? नहीं, तो अभी ऐसे ही सुन लेते हैं, अभी आगे और क्वेश्चन आएगा तो जैसे जैसे देखेंगे, ठीक है। जीरो से हमारा जो ये है सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट 7 से 11, और फॉर्मल जो है हमारा 11+ है ना, या 18 तक भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे स्टेजेस है। धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे, साथ में हर स्टेजेस को भी एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार, ताकि वो क्लियर हो जाएगा। कौन से स्टेज पे, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेज पे जो है एबिलिटी टू कंजर्व बच्चों में डेवलप हो जाती है? तो देखो, कंजर्व से हमारा कंजर्वेशन बन रहा है, कंजर्वेशन बन रहा है। और कंजर्वेशन मतलब कौन से स्टेज में आता है? कंजर्वेशन जो है कौन से स्टेज में आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका आंसर भी सिंपल हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जो कि कौन से एज तक होता है, कौन से एज में देखने को मिलेगा? 7 से 11 ईयर्स तक के बीच में। और फॉर्मल ऑपरेशनल 11+, सेंसरी मोटर 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 हो गया। अब देखो जो हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, एक मिनट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये बेसिकली क्या होता है? एक मिनट, क्या हो रहा है? ठीक है, सॉरी, कोई आ गया था। तो कंजर्वेशन के एक बार हम कंजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कंजर्वेशन हमने देखा कि कंजर्वेशन जो फीचर है वो आपको जो है कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंजर्वेशन में क्या होता है? ठीक है, मतलब कि मान लो किसी चीज़ की क्वांटिटी सेम रहती है, ठीक है, ये बात हो गई कि मतलब कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप चाहे उसका अपीयरेंस या शेप बदल जाए या ना बदले, उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। तो बच्चों के अंदर जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो ये कंजर्वेशन है ना। तो यानी कि अगर जैसे वही सबसे फेमस एग्जांपल है, अगर मेरे पास मैंने दो ग्लासेस सामने रख दिए, ठीक है, एक बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज ग्रुप में है, और मतलब मान लो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में कितने होते हैं? 7 से 11। मान लो एक बच्चा जो है 8 साल का है, ठीक है, और एक बच्चा जो है वो 3 साल का है ना, जो कि ये प्री ऑपरेशनल में आता है 2 से 7, है ना। चलो मान लो वो हमारा 5 साल का है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल में आ गया। अब इन दोनों के सामने जब मैं दो अलग अलग तरह के ग्लास रखूंगी, एक जो है हमारा चौड़ा ग्लास होगा, और वही पानी जब मैं एक लंबे ग्लास में डालूंगी, ठीक है, वही पानी, ठीक है, तो ये वाला बच्चा जो है, सेम चीज़ मैंने इसके साथ की, तो जो ये सिर्फ इसको लगेगा कि मैंने यही पानी इसमें डाल दिया है, ठीक है, सेम अमाउंट, अमाउंट तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो प्री ऑपरेशनल में है ना, उसको लगेगा कि हमने जो है मतलब पानी जो है वो लंबे वाले में ज़्यादा है, क्योंकि ये लंबा शेप का है, ये ज़्यादा लेगा, पानी इसमें ज़्यादा होगा। वो हमेशा वो वाली लंबी वाली ग्लास चाहेगा पसंद। लेकिन 8 साल तक आते-आते, इनफैक्ट 7 से ही बच्चे को आइडिया लग जाता है, नहीं, अमाउंट सेम है। चाहे तुम उतना ही 1 ग्लास पानी एक बाल्टी में डाल दो या फिर कटोरी में डाल दो, अमाउंट सेम ही रहेगा। तो ये जो आइडिया है, नहीं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको कंज़र्वेशन बोलते हैं। और ये जो है वो आपको कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब जल्दी से हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कुछ और भी इम्पोर्टेंट फीचर्स समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अ, हाँ, समझ लेते हैं। एक तो हमने देखा कंज़र्वेशन, आई एम सॉरी, एक हमने देखा कंजर्वेशन, है ना, ऐसे ही समझ लो यार, राइटिंग तो समझ नहीं आएगी। दूसरा होता है हमारा रिवर्सिबिलिटी,
मतलब जस्ट फॉर आइडिया कि कुछ तो समझ मतलब आइडिया लगेगा ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप उल्टा चीज़ें जो है वापस मुड़कर सोच सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन से आए हो, यहाँ से गए हो, छोटा सा ही है, यहाँ से या स्कूल आपका पास में है, तो बच्चे को पता होगा कि यहाँ से वापस भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है? या फिर सबसे ओहो! डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। या फिर सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है, अगर बच्चे को ये पता है कि 3+2 या मान लो 5 इंटू 2 जो है वो 10 होता है, तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यानी 7 से 11 के साल के एज में है, उस वो ये भी समझ पाएगा कि 2 इंटू 5 भी 10 ही होगा, ठीक है? यानी कि वो पीछे मुड़कर जो रिवर्स हो सकती हैं चीज़ें कि अगर सामने सीधी चीज़ें हुई है तो उसका उल्टा भी सेम होता है कभी-कभी। तो यानी वो रिवर्स करना सीख जाते हैं, वो प्रोसेस को रिवर्स करना सीख जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो है कॉन्क्रीट में हो गया, ठीक है? तो हमारा कंज़र्वेशन हो गया, ठीक है? रिवर्सिबिलिटी, थर्ड आता है हमारा डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन में क्या होता है, ये थर्ड नंबर पे है, सेकंड, फर्स्ट। डिसेंट्रेशन में क्या होता है कि पहले बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता था, जिसको हम सेंट्रेशन बोलते हैं। सेंट्रेशन यानी एक ही चीज़ पे सेंटर कर रहा है वो, एक ही चीज़ पे उसका सेंटर जो है, उसका फोकस है, वो एक ही चीज़ पे रहता था। ठीक है? अगर मेरे को डॉल पसंद है, तो अपनी मम्मी के लिए भी वो बच्ची जो है या बच्चा जो है, वो डॉल ही खरीदेगा ये सोच के कि यार मेरे को पसंद है, तो फिर उसको भी सबको ये डॉल पसंद होगा। ठीक है? तो ये हमारा सेंट्रेशन है। लेकिन डिसेंट्रेशन यानी कि अब जो है इस एज में 7 से 11 के एज में, जो कि हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आता है, बच्चा जो है वो एक चीज़ पे फ़ोकस ना करके अब वो एक से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देने लगता है। यानी एक से ज़्यादा फीचर्स देख सकता है। जैसे कि जो कंज़र्वेशन वाला फीचर था, कंज़र्वेशन वाला कॉन्सेप्ट था, वो भी किस वजह से आ पाया? क्यों कंज़र्व करने की एबिलिटी कैसे है? क्योंकि वो डिसेंट्रेशन कर पा रहा है। यानी कि अब वो समझ पा रहा है कि हाँ, ये चौड़ा भी तो है, अगर इतना लंबा है, तो वो उतना ही चौड़ा है। यानी कि वो पहले पहले जहाँ प्री ऑपरेशन में वो सिर्फ़ एक एस्पेक्ट देख रहा था, लेंथ, अब वो विड्थ भी देख पा रहा है ना। तो डिसेंट्रेशन यानी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पे, एक से ज़्यादा चीज़ों पे फीचर्स को देख पाना, ठीक है? ग्लास ग्लास की वो हाइट और विड्थ दोनों देख पा रहा था इस एज में। तो ये हो गया हमारा डिसेंट्रेशन। और एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन हो गया, और भी है क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ट्रांजिटिविटी, इंडक्टिव रीज़निंग, सेंट्रिक लॉजिक, कंक्रीट लॉजिक, ठीक है? कंक्रीट लॉजिक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जगह नहीं है, बट आप समझ लो या लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा, ठीक है? क्लासिफिकेशन में क्लासिफ़ाई कर पाना। अच्छा, रेड बॉल्स एक तरफ रखना, ब्लू बॉल्स एक तरफ रखना, तो ये क्लासिफ़ाई कर पाना हो गया, ठीक है? ये भी होता है हमारा कंक्रीट में। सीरिएशन मतलब कि एक ऑर्डरली मैनर में लगाना। ऑर्डरली मैनर में यानी कि बहुत सारे पेन स्टिक्स हैं छोटे-बड़े साइज़ के, तो वो छोटा, सबसे छोटा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे वो ऑर्डर में लगा पाएगा। सबसे लंबी पेंसिल मान लो, है ना? छोटी-सी लंबी पेंसिल वो ऑर्डरली अरेंज कर पाएगा, सीरिएशन। ट्रांज़िटिविटी यानी कि लॉजिकल रिलेशन समझना। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो बच्चा समझ जाएगा कि ए सबसे बड़ा है, ठीक है? इंडक्टिव रीज़निंग मतलब बच्चा स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल से जनरल रूल बनाना सीख जाता है, ठीक है? अगर अगर मान लो कि वो एक बच्चा कह रहा है कि मेरा कुत्ता भौंकता है, ठीक है? पड़ोसी का कुत्ता भौंकता है, मतलब सारे कुत्ते भौंकते हैं। वाओ! क्या एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने। तो इंडक्टिव रीज़निंग मतलब थोड़ी बहुत रीज़निंग जो है वो समझने लगता है। कॉन्क्रीट लॉजिक मतलब यहाँ पर देखो, लॉजिकल यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। लॉजिकल आता है, लॉजिक बनने लगता है, लेकिन कॉन्क्रीट लॉजिक ही होगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो हमने बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अ, हाँ, बस ये एक्सप्लेनेशन इसी तरह का रहेगा। इस वजह से जो है मेरे ख्याल से मैं 20-25 ही करवा दूँ, बहुत बड़ी बात है एक वीडियो में, बट आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा हो सके। हू अमंग द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन, गिव द अटैचमेंट थ्योरी? जॉन बाउल्बी, गार्डनर, स्किनर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बाउल्बी। चलिए, हाउ एक मिनट, हाउ मेनी स्टेजेस डिड कोलबर्ग propose in his theory of moral development? ठीक है, तो पहले तो कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो किस पे थी, हमें पता चल गया, मॉरल डेवलपमेंट पे थी। देखो, रिवीजन भी हो जाएगा आपको, अब इतना टाइम नहीं है कि हम NIOS पूरा पढ़ने बैठे। सो आई थिंक जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करने ही हैं डेली, उसी से होगा, ठीक है? तो बेसिकली अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेजेस पूछा है, तो अगर स्टेजेस पूछा है तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है? अगर हमसे लेवल्स पूछता, ठीक है, अगर हमसे लेवल पूछता, तो लेवल जो है वो 3 लेवल थे, लेकिन हर एक लेवल में जो है 2 स्टेजेस थे, तो टोटल 3 2 जा 6, यानी जो टोटल स्टेजेस है वो कितने हैं, 6 है। हो सकता है आप ये भूल गए होंगे, बट वही है ना कि क्वेश्चंस के साथ ही रिवीजन होगा अब। तो अब जैसे कौन-कौन से लेवल, 3 लेवल होते हैं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, तो बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, है ना? पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो 4 से 10 साल तक का होता है ना? लेवल 2 हमारा कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 3 हमारा होता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, है ना? 13 प्लस में। अब इसके अंदर भी स्टेजेस अगर देखें, आप छोड़ दो, चलो ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। चाइल्ड्स एक्टिव एफर्ट, 1 मिनट। A child's active efforts to construct literacy knowledge through informal experiences are called option A language development, option B emerging language, option C phonetic development, and option C outgoing literacy. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन,
देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चा जो है, बच्चे का जो एक्टिव एफर्ट है, यानी कि अपने मतलब वो एक्टिवली एफर्ट लगाता है लिटरेसी नॉलेज बिल्ड करने में, लेकिन इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस आ गया, तो यहाँ से हमारा जो है हिंट मिल गया हमें। इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस मतलब कि स्कूल जाने से पहले, ठीक है, स्कूल में नहीं, इनफॉर्मल तरीके से घर पे या फिर फैमिली के साथ कहीं भी, पर फॉर्मली तरीके से नहीं। तो बच्चा लिटरेसी नॉलेज सीखता है जब इनफॉर्मल एक्सपीरियंस में, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एमर्जिंग लैंग्वेज कहते हैं। या इसका सबसे सटीक जवाब मैं बोलूँ अगर ऑप्शन में होता तो एमर्जेंट लिटरेसी होना चाहिए था, पर हम ये भी कह सकते हैं एमर्जिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसी को हम एमर्जेंट लिटरेसी भी कह सकते हैं, एमर्जेंट लिटरेसी, ठीक है। एमर्जेंट लिटरेसी का मतलब अगर आपने सुना होगा, अगर आपने बीएड वगैरह कुछ भी किया होगा तो टीचिंग का कोर्स है ना, उसमें सुना होगा एमर्जेंट लिटरेसी के बारे में या एमर्जिंग लैंग्वेज के बारे में, उभरती भाषा। कि बच्चा जो है वो इनडायरेक्टली जब अपने घर पे चीज़ें जो है वो मतलब अनकॉन्शियसली ही लैंग्वेज सीखता है। वो जैसे गाड़ी में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो ऐसे 100 चीज़ें अलग-अलग लोगो देख रहा है। लोगो इन द सेंस वो कंपनी के लोगो जो होते हैं ना, जैसे बच्चा समझ जाएगा कि अगर मैगी का कहीं लोगो होगा या पिज़्ज़ा का लोगो होगा या फिर डोमिनोज़ वगैरह का, वो देख के कैसे देख के सिंबल्स देख के ही वो जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें भी लिटरेसी में ही आ रही है कि वो समझ पा रहा है कौन-सी चीज़ें क्या हो रही है। न्यूज़पेपर लेके वो एक्टिंग कर रहा है, किसी का डायलॉग बोल रहा है या मिमिक्री कर रहा है हँसते हुए या फिर मज़ाक कर रहा है, जो भी। पेन कॉपी लेके टेढ़ी-मेढ़ी लाइन खींच रहा है। तो ये सारे बच्चे के एक्टिव एफर्ट्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं चलते, बट एक्चुअली में वो इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस में वो मतलब लिटरेसी नॉलेज कहीं न कहीं उनकी कंस्ट्रक्ट होती है। Okay, now next question is which of the following is not a factor of child abuse? Option A books, caregiver, parents, society. Which of the following is not a factor of child abuse का, है ना, इनमें से कौन सा बल कुव्य व्यवहार का कारक नहीं है? ओके, मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ कि ये जो है मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहना चाहिए। देखो हमारा बोला है कि चाइल्ड अब्यूज़ का फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो आंसर होना चाहिए बुक्स। क्योंकि बुक्स में कभी भी चांस ही नहीं है कि हम चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं। मतलब बाकी लोग जो है कहीं भी लोग आ गए, तो चांसेस है ना कि वो चाइल्ड अब्यूज़ करे, है ना? लेकिन बुक्स में कभी भी, क्योंकि बुक्स तो बनाई जाती है लर्निंग के लिए, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ Next question is for educational purposes, the hearing impaired learners are classified into 4 categories. Which of the following has a hearing loss range of 71 to 90 dB? ओके, ये कुछ नया है ना? क्या कह रहा है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए ही अगर मैं बोलूँ, तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स है, जिनको मतलब सुनाई नहीं देता है, वो 4 कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाई किया जाता है, जिनको दिक्कत है, सुनाई देने में दिक्कत पड़ती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है? 4 कैटेगरीज़ में देखो यहाँ पे पता ही चल गया, मान लो क्वेश्चन ने पूछ लिया कि कितने टाइप्स के हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स होते हैं, तो 4 कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाइड होते हैं, तो इनमें से कौन-सा कैटेगरी जो है, वो 71 से 90 डीबी में क्लासिफ़ाई किए जाते हैं, ठीक है? तो पहला ऑप्शन मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर जो है 71 से 90 पूछा है, तो इसका आंसर सीवियर हियरिंग लॉस होगा, ठीक है? सीवियर हियरिंग लॉस सबसे, हाँ, ये मतलब यहाँ पर मतलब समझ लो काफ़ी गंभीर हियरिंग लॉस है। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है? माइल्ड, एक मिनट कहाँ गया हमारा पेन? माइल्ड हियरिंग लॉस या इम्पेयरमेंट, ये आपका जो आता है वो 21 से 40 डीबी। थोड़ा मैं ज़ूम कर देती हूँ, भाई ये जगह कम है थोड़ी, ठीक है? पहले नंबर पे आता है 21 से 40 डीबी, पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा मॉडरेट है, हाँ, ठीक है? ये हो गया हमारा, ये 41 से 70, ठीक है? मैं डीबी नहीं लिख रही हूँ, चलो नहीं डीबी जगह नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? थर्ड नंबर पे हमारा आता है सीवियर, और फोर्थ नंबर पे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, है ना? तो सीवियर का हमने देखा कितना है, सीवियर का हमारा 71 से 90 डीबी, और प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा गहरा, तो ये तो हमारा जो है 91 प्लस कह लो, 91 प्लस डीबी। और इस केस में तो मान लो कि मतलब डीप हियरिंग लॉस भी हम इसको कह सकते हैं कभी-कभी, ठीक है? तो पहले नंबर पे हमारा माइल्ड हियरिंग लॉस हो गया, कहाँ से होता है मतलब लेवल रेंज शुरू, माइल्ड हियरिंग लॉस 21 से 40 डीबी, ठीक है? हियरिंग लॉस रेंज कौन-सा है ना? सेकंड नंबर पे मॉडरेट, थर्ड नंबर पे सीवियर, फोर्थ नंबर पे प्रोफाउंड। चलो, Kohlberg's theory is related to which field? Intelligence, cognitive, education, body. Very interesting question. एक मिनट,
तो इसका आंसर तो इजी है। कोलबर्ग की थ्योरी किस फील्ड से रिलेटेड है? तो कॉग्निटिव, ऑब्वियसली, है ना, कि कॉग्निटिव बेसिकली कोलबर्ग की कौन सी थ्योरी है? अभी हमने बात की मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है, थिंकिंग रीजनिंग पे, कि बच्चे राइट और रॉन्ग डिसीजन कैसे सोचते हैं, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग है ना। तो मॉरल जजमेंट हमारा तब डेवलप होता है, मॉरल जजमेंट की बात करते हैं, है ना, कब डेवलप होता है? जब बच्चे की रीजनिंग डेवलप होती है। सो इसलिए कॉग्निटिव। अगर मान लो हमसे और चीजें ऐसे पूछ ली कि व्हाट आर सम कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट मान लो, और कौन नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं कह सकते हैं, यस, हाँ, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट में हमारा दो आएगा। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से नाम, कौन कौन सी थ्योरी है या कौन कौन से थ्योरिस्ट है ना। एक तो हमारा प्याजे हो गया, ठीक है, प्याजे। एक हमारा वाइगॉट्स्की का, देखो ओके, अब ना इसमें मैं दो डिफरेंस बताऊंगी, जैसे सिर्फ सुन लो, लिखने का टाइम नहीं है। प्याजे थ्योरी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी, वाइगॉट्स्की थ्योरी ने सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी, कोहलबर्ग थ्योरी ने मॉरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी, मॉरल डेवलपमेंट दी, जो कि कॉग्निटिव में ही आएगा। फ्रॉइड की थ्योरी है वो इमोशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बट अगर हमसे पूछ लिया कि इनमें से कौन से ऑप्शन दे दिया और हमसे बोला क्या कि कौन से कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, या एक्सेप्ट वाला पूछ लिया कि दीज आर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्सेप्ट, ठीक है, तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट में हमारा एक तो प्याजे आएगा और एक ब्रूनर आएगा, ठीक है। लीव वाइगॉट्स की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रहेंगी, बेस छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट स्टिल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ ADHD? फर्स्ट इज एंजाइटी, फैटिग, केयरलेसनेस, रिलेक्टेंट एटीट्यूड। बताओ ADHD का। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या है ना। ADHD का पहले फुल फॉर्म देख लें। ADHD का हमारा, एक मिनट जी, नहीं, ADHD का हमारा फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। साथ साथ अगर हम लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी लिखना बेकार है ना, हाँ, क्योंकि वैसे भी दिखना नहीं है। अटेंशन डेफिशिट H से हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर हाइपर एक्टिविटी बोला है तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो सिम्टम पूछा है ना, तो केयरलेसनेस होगा, ठीक है, केयरलेसनेस। मतलब इसमें बच्चा जो है अटेंशन मेंटेन नहीं कर पाता, वो हमेशा जो है वो हाइपर एक्टिविटी बोला है ना, मतलब वो हमेशा उसका जो है किसी एक चीज़ में अटेंशन वो दे नहीं पाएगा, अब वो अपने में ही खोआ रहेगा, है ना, वो चीज़ें भूल जाएगा, केयरलेस मिस्टेक्स करेगा, इसलिए केयरलेसनेस जो है हमारा डायरेक्ट सिम्टम है। ओके, अब जो ADHD का जो कोर सिम्टम्स आई ट्राई, लिखने के बिना मज़ा नहीं आता है ना। कोर सिम्टम्स जो है ADHD के, वो हमारा एक तो हमारा इनअटेंशन, कि मतलब बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देगा, वो अपने में ही बिजी रहेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा हाइपर एक्टिविटी ना, हाइपर एक्टिविटी। और तीसरा है हमारा इम्पल्सिविटी, है ना। मान लो केयरलेसनेस नहीं आया तो हमें ये टर्म्स भी पता होनी चाहिए। इम्पल्सिविटी यानी कि बिना सोचे रिएक्ट करना, हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, इन अटेंशन मतलब हम जानते हैं फोकस नहीं कर पाना, ठीक है। तो ADHD जो है वो अटेंशन एंड बिहेवियर से रिलेटेड है, और जो ADHD है मेनली किसको अफेक्ट करता है? कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है। अब कोई क्लासरूम में कोई ADHD वाला बच्चा होगा तो वो केयरलेस मिस्टेक्स करेगा और वो रेस्टलेसनेस होगा, ठीक है। अब ये जो ADHD है ये किस तरह का डिसऑर्डर है, ये मान लो ये पूछ लिया, तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following can negatively affect the child at an early age? Option A, official parenting, diverse adequate participation, and option D, effective co-parenting. हमसे क्या बोला है कि जो नेगेटिवली इफेक्ट करे बच्चों को अर्ली एज में, कौन सा करेगा? ऑफिशियल पेरेंटिंग, आई थिंक डाइवोर्स ही होगा इसका आंसर, है ना। हाँ, इसका आंसर तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। अगर बहुत छोटी एज में डाइवोर्स हो जाएगा किसी पेरेंट्स का तो बच्चे पे नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, स्पेशली अगर अगर वो छोटा है अभी। अब देखो ADHD आ गया, अभी हमने बताया था ADHD का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट ओके, अब यहाँ पर देखो अटेंटिव आ गया, ये गलत हो गया। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, पर अभी हमने देखा था कि यहाँ पर इसका जो है प्रॉपर मतलब ये जो है ये स्पेलिंग गलत है। डेफिशिएंसी नहीं होता है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव नहीं होता है, तो ये भी गलत आ गया, है ना। ये अब जैसे ये हाइपर एक्टिव यहाँ पर आ गया, यहाँ पे डेफिशिएंट आ गया, ये भी गलत है। इसका सही जो आंसर है वो है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलो, अब ये भी एक बड़ा ही माइनर सा क्वेश्चन है जो कि हम कभी ध्यान नहीं देते हैं।
What is the time period of the third trimester of pregnancy? 9 to 18 weeks, ऑप्शन बी 41 to 45 weeks, 21 to 28 weeks, या फिर 29 to 40 weeks? देख लेते हैं इसका आंसर। अब देखो इसका आंसर जो है ना वो हमारा लास्ट में मिलेगा, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आंसर गलत है या कोई एक्सप्लेनेशन, तो वो आप बता देना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे से भी गलती हो सकती है ना। तो कौन सा वीक है प्रेगनेंसी का थर्ड ट्रिमेस्टर? अब देखो पहले समझ लेते हैं कि जो प्रेगनेंसी के ना टोटल अराउंड 40 वीक्स होते हैं। 9 महीने का होता है ना प्रेगनेंसी वाला जो होता है। अब ये अराउंड 40 वीक्स का होता है जो थर्ड ट्राइमेस्टर है। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि व्हाट डज दिस ट्राइमेस्टर मीन्स एंड व्हाट इज दिस थर्ड ट्राइमेस्टर। तो वैसे मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर 29 टू 40 वीक्स होगा, क्योंकि हमसे जो है ओके इसका आंसर जो है वो 29 टू 30 वीक्स होगा। जैसे अभी बताया, एक मिनट समझ लेते हैं पहले कि टोटल हमारे पास 40 वीक्स होते हैं। अगर मान लो पूछ लिया, ये ना पूछ करके पूछ लिया कि कितने वीक्स होते हैं, अराउंड अराउंड प्रॉपर भी नहीं, अराउंड ही बोलेंगे, अराउंड 40 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी में। इसमें जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो हमारा लास्ट फेज होता है। ठीक है, ये जो कहा गया थर्ड ट्राइमेस्टर जो है ना, ये लास्ट फेज होता है प्रेगनेंसी का, लास्ट फेज होता है जिसमें बेबी का जो मैक्सिमम वेट गेन है, मतलब इसी फेज में बेबी का मैक्सिमम वेट गेन और ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर होती है। इसलिए जो थर्ड हमारा ट्राइमेस्टर है वो 29th वीक से डिलीवरी तक माना जाता है ना। 29 वीक से डिलीवरी तक हम मान सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मान लो हमसे पूछ लिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो देखो थर्ड, एक मिनट यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अच्छा ये भी देख लेते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राई, ट्राई से 3, मतलब हमने प्रेगनेंसी को जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो पूरे 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है, डॉक्टर जो है 3 फेजेस में बांटते हैं ताकि बेबी के डेवलपमेंट को भी ईजिली से समझ सके। ओके, ट्राई मतलब 3, मेस्टर, मेस्टर मीन्स मंथ या पीरियड। तो अब इसमें जो हमारा थर्ड, अब इसमें हमने बात किया ना, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एक मिनट एक्चुअली में यहाँ पर ज़्यादा, चलो ठीक है कोई नहीं, नहीं है तो क्या करें। तो जैसा कि मैंने बोला कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट सेकंड, ये क्या है पता है ना, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, या लिख दूँ? ट्रेमेस्टर, समझ में वैसे भी नहीं आएगा है ना कि क्या लिखा है, बट ठीक है थोड़े बहुत आ जाए। ट्रेमेस्टर जो है वो 3 पार्ट में हो गया। तो पहले स्टेज में हमारा क्या होता है, पहले स्टेज हमारा जो है वो कहाँ गया, हम इसमें ऑप्शन में तो नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा 12 से 1 to 12, 1 to 12, 1 to 12 वीक्स हमारा पहला जो है, मैंने बोला ना डॉक्टर 3 फेज में डिवाइड कर देता है प्रेगनेंसी को, है ना। तो जो पहला है वो हमारा हो गया 1 to 12 वीक्स, जो हमारा सेकंड है वो 13 to 28 वीक्स, और जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 29 से 40 वीक्स। ये इंक तो अच्छा है, कलर अच्छा है ना। अब अगर मान लो हमसे पूछ लिया कि बच्चे का जो मैक्सिमम वेट गेन है वो कौन से ट्राइमेस्टर में, कौन से फेज में प्रेगनेंसी के डेवलप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर, अभी बताया। अब मान लो रैपिड ब्रेन ग्रोथ कौन से ट्राइमेस्टर में होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर। मैक्सिमम वेट गेन ऑफ फीटस, थर्ड ट्राइमेस्टर। ऑर्गन मैचुरेशन कब होता है? मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर, यहीं पे होता है। तीनों चीज़ें जो बताई वो यहीं होता है। ठीक है, अभी ब्रेन और लंग्स भी पूरी तरह से, भाई लंग्स मतलब मैच्योर, वो ऑर्गन्स में ही आ गया, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? चलो हम अपने 13th क्वेश्चन पे आ गए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी? तो ये तो हमने अभी किया, 40 वीक्स तक किया था ना। अच्छा कोई बात नहीं, शुरू तो कब से होती है? सेलेक्ट द क्लोजेस्ट, ओके क्लोजेस्ट आंसर बोला है, वैसे तो करेक्ट आंसर 40 वीक्स होगा, और या फिर 9 मंथ्स। ओके, इफ ऑप्शन गिवन आर 0 to 8 वीक्स तो बिल्कुल नहीं होगा। 9 वीक्स टिल बर्थ, नो। 12 to 24 वीक्स, मेरे ख्याल से 12 to 24 वीक्स ही होगा, क्योंकि हमने देखा जो पहला फेज है वो हमारा 12 वीक से शुरू होता है, और चलो 20 लास्ट फेज हमारा जो है वो 29 वाला होता है, 29 से 40। तो
यस, आंसर मेरे ख्याल से तो यही होगा, 9 वीक्स टिल बर्थ। नहीं भाई, कोई बात नहीं, बट अगर हमसे क्लोजेस्ट पूछा है तो यही होगा, है ना। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं क्या है। चलो मैं नीचे देख लूँगी एक बार, नीचे है ना, सबसे नीचे जाना पड़ेगा यार, 100 क्वेश्चंस है, तो देखते हैं एक बार। अच्छा ठीक है, देखो इसमें ना हमें इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन गिवन है, ठीक है, 9 वीक्स टिल बर्थ। देखो क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा पहला क्या बोलते हैं उसको, ट्राइमेस्टर है वो 1 वीक से 12 वीक तक चलता है ना। तो यानी कि हम अगर 12, चलो ठीक है हमें 12 देख लिया, ठीक है 12 से 24 हमने ये लगा दिया, लेकिन जब हम यहाँ पे नाइन्थ वीक से ले रहे हैं और टिल बर्थ, तो अब ये टिल बर्थ ये 24 तक ही है, बट ये टिल बर्थ है, टिल बर्थ मतलब ये पूरा प्रॉपर 40 मंथ की बात कर रहा है ना। यानी कि ये कह रहा है कि 9 वीक से 40th वीक, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेज जो है यही कवर कर रहा है, तो क्लोजेस्ट आंसर हमारा 9 वीक्स टिल बर्थ ही होगा, वरना तो हम जानते हैं कि वैसे 40 वीक्स टोटल होता है डिलीवरी तक का, यानी बर्थ देने तक का। Okay, so now next question is which of the following is a factor affecting the physical development of a child? Heredity, teacher, religious place, companion. तो ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर क्या होगा, हेरिडिटी होगा। कि कौन सा फैक्टर जो है वो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को, एक मिनट, फिजिकल, हाँ ऑब्वियसली फिजिकल डेवलपमेंट को कौन सा जो है बच्चे के इफेक्ट कर सकता है, हेरिडिटरी इफेक्ट कर सकता है, हो सकता है हेरिडिटरी बच्चे का ऐसा हो, हाँ हेरिडिटी के बेसिस पे, मतलब पेरेंट्स की हाइट वेट के अकॉर्डिंग बच्चे का जा रहा है, या इंटेलिजेंस भी कभी कभी हेरिडिटी भी होती है, न्यूट्रिशन, ओके ठीक है, मॉरल वैल्यूज वगैरह भी, चलो ये तो हाँ एनवायरमेंट का भी मेन रोल है, मतलब हो सकता है ना, चांसेस है हेरिडिटी का, तो यही ऑप्शन है सबसे सूटेबल। Okay, now next question given is when a neutral stimulus is combined with a stimulus, it leads to a reflexive reaction. This type of learning is called classical, क्या लिखा है, CMP, DOM, Topmong, extinction, operant conditioning, reinforcement. एक मिनट बच्चों, ये देख लेती हूँ प्रिंटिंग, क्या मिस्टेक है क्या कुछ। अब देखो हमसे इसमें चलो है ना, हाँ, हमसे इसमें क्या पूछा है कि जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब जो पहले कोई रिएक्शन नहीं देता है, इसकी भी हम बात करेंगे आगे आएगा, तो जब कोई एक न्यूट्रल स्टिमुलस किसी नेचुरल, न्यूट्रल कंबाइंड विद स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस यानी कि इसे नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव रिएक्शन बन जाता है ना, जैसे ठीक है हम बात करेंगे, तो इस टाइप की लर्निंग को क्या कहते हैं, तो ये हमारा जो है क्लासिकल कंडीशनिंग है गिवन, और ये गलत लिखा है, मिस प्रिंट है, वही मैं सोचूं ये कौन सा टर्म नया आ गया पेडागोजी में, है ना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग होगा, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलव का डॉग एक्सपेरिमेंट याद कर लो, है ना। अब इनिशियली घंटी जो है उसके, जब हमने नेक में घंटी लगा, क्या लगाया था, ओके जब हम ऐसे ही घंटी बजा रहे हैं बिना किसी बात के, तब कोई स्टिमुलस आया तो वो न्यूट्रल है ना, कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा, जो बेल था, हाँ बेल था हमारा, वो नेचुरल स्टिमुलस था। अब उस जो बेल था हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन उस न्यूट्रल स्टिमुलस को हमने किसके साथ कनेक्ट किया, नेचुरल स्टिमुलस। कौन था नेचुरल स्टिमुलस, फूड था, तो इसका आंसर चलो हो गया, ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस कौन था, फूड था, फूड हमारा नेचुरल था, नेचुरल स्टिमुलस, और जो हमारा बेल था वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। तो जब हम, अब क्या हुआ था, जब अब हर बार इन दोनों को बार बार अटैच किया गया, कैसे कनेक्ट किया गया, कैसे ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव रिएक्शन बना, जब अब हम क्या करते थे, जब भी फूड आता था तब हम बेल बजा देते थे, तब बेल बजता था, तो ये धीरे धीरे डेली ऐसा करते रहा, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव रिएक्शन बन गया कि अब खाना आए या ना आए, लेकिन बेल सुन के उसके मुंह में पानी जरूर आ जाता था। तो जहाँ पे भी इस तरह की बात की गई हो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार कनेक्ट कर रहे हैं और फिर वो बाद में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव रिएक्शन बन जाता है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पैवलव का डॉग एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, याद रहेगा, है ना। न्यूट्रल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सिव इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स देखा जाता है, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा रिवॉर्ड वाला था, याद आ रहा है, ये हमारा इसका आंसर है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था, रिवॉर्ड वाला, है ना, कि आप होमवर्क करोगे आपको बदले में खेलने को मिलेगा 2 घंटा, मोबाइल मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स वॉलेंट्री होता है, लेकिन क्लासिकल में हमारा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स आने लगता है जब हम दोनों स्टिमुलस को बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओपरेंट किसका था जरा बताना, रिवॉर्ड वाला। एक्सटेंशन तो ठीक है, ये तो अभी हम रहने देते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब वही बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, चाहे पॉजिटिव होता है रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव होता है, ये भी ओपरेंट कंडीशनिंग का ही पार्ट है। चलो, आई एम सॉरी, इनमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, तो देखो स्कूल तो है, लैंग्वेज भी है, फैमिली भी है, लेकिन नेम ऑफ जो चाइल्ड है,
इससे कौन सा लर्निंग होगा, है ना? तुम सोनू, मोनू, पोनू, डोनू कुछ भी रख दो, उससे लर्निंग का कोई फैक्टर होगा? लर्निंग का लेना-देना है? नाम कुछ भी रख दो, भोंदू नाम रख दोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी लर्निंग नहीं होगी या वो भोंदू रहेगा, नहीं, नाम से कुछ लर्निंग का लेना-देना नहीं है। Okay, next question is which of the following is not a part of authoritative child rearing style? First, high acceptance, second, adaptive control, third, participation या फिर low acceptance. चलो भाई इसका हम देख लेते हैं ज़रा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये हमारा चाइल्ड रियरिंग स्टाइल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑथोरिटेटिव, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, एक मिनट क्या हो रहा है, ऑथोरिटेटिव को समझना पड़ेगा। अब देखो इसमें हमें नॉट अ पार्ट बोला है, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑथोरिटेटिव चाइल्ड रियरिंग स्टाइल। तो जितने भी हमारे कितने तरह के स्टाइल होते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल चलो हम करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अथॉरिटेटिव लो एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये लो एक्सेप्टेंस जो है वो अथॉरिटेटिव चाइल्ड रियरिंग स्टाइल का ऑप्शन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। अथॉरिटेटिव में क्या होता है, अथॉरिटेटिव में जो पेरेंट्स हैं वो वार्म होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल और लॉजिकल होते हैं, मतलब दोनों की बात सुनी जाती है। पेरेंट्स भी बच्चों की सुनते हैं, बच्चे भी पेरेंट्स की सुनते हैं, मतलब अपना अपना दोनों पॉइंट रखते हैं, रूल्स बनते हैं लेकिन दोनों अपना पॉइंट रखते हैं, बच्चों की भी बात सुनी जाती है। तो इसलिए लो एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, ये जो लो एक्सेप्टेंस है ना वो ऑथोरिटेरियन में होता है कि जो है हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी तरफ से, अथॉरिटी दिखाते हैं बच्चों पे, जो है अथॉरिटी अपनी दिखाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, नेग्लेक्टफुल स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देख ली। हाँ, तो ये जो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, हाई एक्सेप्टेंस होता है। ये अडैप्टिव फ्लेक्सिबल कंट्रोल बोल सकते हैं इसको, अडैप्टिव भी या फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों होता है लेकिन लो एक्सेप्टेंस नहीं होता। अब जल्दी से हम बाकी की जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल है वो समझ लेते हैं। तो हमारा पहला होता है अथॉरिटेटिव, ठीक है, और हाँ ओके हमने पढ़ लिया। अथॉरिटेरियन दूसरा होता है, दूसरा होता है अथॉरिटेरियन, तीसरा परमिसिव होता है और चौथा नेग्लेक्टफुल होता है। अथॉरिटेरियन में एक्सेप्टेंस लो होती है, कंट्रोल हमारा हाई होता है, अथॉरिटी से समझ लो, है ना। परमिसिव में एक्सेप्टेंस हाई होता है लेकिन कंट्रोल बहुत लो होता है। नेग्लेक्टफुल में दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेंस और कंट्रोल लो होती है, ठीक है। और सबसे आइडियल, अगर हमसे पूछ ले कि सबसे आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है, तब हमारा क्या जवाब रहेगा, यही रहेगा, अथॉरिटेटिव। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन स्टाइल्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग? विजुअल एंड काइनेटिक, दैट इज काइनेस्थेटिक। ऑप्शन बी विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। ऑप्शन सी इज ऑडियो विजुअल मैन्युस्क्रिप्ट, या फिर डी ऑप्शन ऑडिटरी एंड विजुअल। क्या बोल रहा है हमसे? हाँ, कि कॉग्निटिव लर्निंग के मेन स्टाइल्स कौन कौन से हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विजुअल ऑडिटरी या सिर्फ काइनेस्टिक। इसका तीनों हो जाएगा, ठीक है। विजुअल ऑडिटरी, विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ठीक है, काइनेटिक बोल लो। मतलब बेसिकली मेन स्टाइल्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग में बच्चे सबसे बेस्ट किस तरह से सीखते हैं। तो विजुअल से सीखते हैं, काइनेटिक से भी सीखते हैं, बट अगर ऑडिटरी है तो हम ऑब्वियसली तीनों चीज़ें जो है उसमें उसमें जाएंगे, है ना। विजुअल्स मान लो इमेज चार्ट्स डायग्राम्स के तो ज़्यादा सीखते हैं। अब मैं यही चीज़ आपको इमेज वगैरह के साथ दिखाऊंगी तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। वो बात अलग है, टाइम नहीं है उतना अभी, मतलब मैं एडिटिंग का। दूसरा ऑडिटरी, बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर। ऑडिटरी मतलब वही लेक्चर्स, मतलब ऑडियो के थ्रू कुछ स्टोरी टेलिंग या सुन के सिखाना। काइनेस्थेटिक, काइनेटिक से ही हमें पता चल रहा है हैंड्स मूवमेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन था, नहीं मतलब इसमें नहीं, इसमें नहीं, वो जो है हमारा आइडियल ऑप्शन आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें हैं आपके पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ चाइल्ड इज एबल टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर विद अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, वेरी इजी, ऑर्डरली मैनर में करने लगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव डायमेंशन के बेसिस पे। मान लो क्वांटिटेटिव मतलब जो नाप सकते हैं, तो इसका सीरिएशन होगा आंसर, ठीक है। सीरिएशन नहीं है तो सीरियलाइजेशन हो जाएगा, क्रमबद्धता, क्रम में लगाना, ये हमने अभी पढ़ा था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेजो सिस्टम? इमीडिएट फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस या फिर वैल्यू। ऑल्सो सबसे पहले तो हमें पहले ये जानो, बताओ कि ये जो मेजो सिस्टम है वो कौन सी थ्योरी में बात की गई है। तो ये हमारा ब्रॉनफेन ब्रेनर की थ्योरी में बात की गई है, आपने सुना होगा ब्रॉनफेन ब्रेनर। हमसे पूछा है कि मेजो सिस्टम में कौन, मेजो सिस्टम का कौन सा पार्ट है। तो इसका हो जाएगा मेजो सिस्टम, हमारा हो जाएगा इमीडिएट फैमिली भी हो सकता है एंड स्कूल भी हो सकता है। स्कूल होगा ना, क्योंकि माइक्रो सिस्टम हमारा इमीडिएट, जब भी इमीडिएट चीज़ आ गई तो वो हमारा पहला में होगा। लेकिन अगर हमसे बोला है कि माइक्रो सिस्टम में भी मतलब
इंटरेक्शन विद माइक्रो सिस्टम्स, मोर देन वन माइक्रो सिस्टम, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो स्कूल होगा। ठीक है, कि जब फैमिली जो है वो स्कूल के साथ इंटरैक्ट कर रही है तो हमारा स्कूल होना चाहिए इसका आंसर। बाकी एक बार देख लेते हैं कितने तरह के ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने कितने सिस्टम दिए हैं समझने के लिए कि जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो सिर्फ हाँ उसके ओवरऑल इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। तो पहला हो गया माइक्रो सिस्टम, इमीडिएट इन्वायरमेंट, फैमिली, स्कूल्स, पीयर्स, जिसमें बच्चा फेस टू फेस डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है घर पे। दूसरा हमारा दूसरा हमारा मेसो सिस्टम, यानी कि हाँ माइक्रो सिस्टम, मोर देन वन माइक्रो सिस्टम के साथ इंटरैक्शन। तीसरा है एक्सो सिस्टम, यानी कि इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है कि मान लो पेरेंट का वर्क प्लेस जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेगा। अब जो बच्चा है वो पेरेंट के वर्क प्लेस से ऑफिस से डायरेक्टली तो नहीं कनेक्टेड है, बट इनडायरेक्टली भी वो इफेक्ट करेगा उसको। इसके बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के समझेंगे। मैक्रो सिस्टम में हमारा जो कल्चर हो गया, पूरी सोसाइटी का, वैल्यूज हो गई, लॉज हो गए, सोसाइटल नॉर्म्स हो गए। क्रोनो सिस्टम हमारा जो प्रॉपर पूरा लाइफ एंड टाइम इवेंट्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है, मान लो घर शिफ्ट हो गया बहुत टाइम बाद, किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो उससे भी या वे कोरोना, इसका कोरोना वायरस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रोनो सिस्टम का। तो ये चीज़ें आ सकती है। तो हमने 20 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। 21 शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन जस्ट अ मिनट या विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इंक्लूसिव एजुकेशन? फर्स्ट इज ऑप्शन AEP, या फिर BBBP, या फिर SSA, या फिर IEDC। नाइस, ये बड़ा ही अतरंगी क्वेश्चन है। इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इसका आंसर देख लेते हैं, पहले सबका फुल फॉर्म भी देखते हैं कि कौन सा सच में है भी नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड होता है, तो इसका आंसर होगा ये IEDC। ठीक है, IEDC मतलब बेसिकली कई कुछ प्रोग्राम्स दे दिए हैं, और देखो कितने चालाकी से दिया है ऑप्शंस, कि आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए कि आपको फुल फॉर्म भी खुद ही डील करना है फुल फॉर्म से, और आंसर से तो डील करना ही पड़ता है। तो IEDC का फुल फॉर्म है हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है कि हम जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन है ना, उनको भी रेगुलर स्कूल्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंक्लूजन, हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है कि जो पेन का है कि जो हमारे CWSN वाले बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको भी हमें इंटीग्रेट करना है रेगुलर स्कूल्स में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? आई से हमारा हो गया एक मिनट थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एक मिनट में अपना माइक थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। यस, तो IEDC समझ आ गया। स्पेशली IEDC जो है स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया था, इसलिए जो डायरेक्ट ये हाँ जो सबसे अच्छा आंसर यही होगा। और बाकी अगर मैं AEP बोलूँ, ये कोई मतलब ये कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। और जो BB देखते हैं ये, ठीक है, ये मैं इसका श्योर नहीं हूँ, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, बट अभी इसका मेरे को नहीं पता, तो AEP रहने देते हैं। बाकी जो हमारा BBEP है, क्या है, ट्रिपल BP, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऑब्वियसली तो गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल के लिए है, गर्ल्स एजुकेशन अवेयरनेस के लिए है ना, जेंडर इशू से रिलेटेड है, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। बाकी हमारा SC सर्व शिक्षा अभियान है, ये तो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस था इसका, है ना। नाउ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल टर्म? जेंडर, पेट्रियार्कल, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिन। इंटरेस्टिंग, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल टर्म कौन सा है? अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है जेंडर, एक हमारा होता है सेक्स, है ना। बट बायोलॉजिकल टर्म के केस में हमारा जो है आंसर सेक्स होना चाहिए था, ठीक है। बट अब अगर इसमें कुछ ऑप्शन नहीं गिवन है, सबसे जो सटीक आंसर है ना, वो इसका आंसर सेक्स होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम जो है जेंडर कह सकते हैं, ठीक है। पेट्रियार्कल तो सोशल सिस्टम हो जाएगा, मैस्कुलिनिटी एक ये भी सोशल एक्सपेक्टेशन ही है या ट्रेट है एक, फेमिनिन भी सोशल और कल्चरल ट्रेट में ही कंसिडर होगा। तो सबसे जो अच्छा है वो इसका आंसर
ये रहेगा। 23rd क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगी कि 40 क्वेश्चन हम करें, चाहे कितना टाइम भी लगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बड़े नए-नए तरह के क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। सो अगर आपको पसंद आ रहा है, तो फिर लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कुछ और भी चीज़ें लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए, या ये चीज़ ज़्यादा मैं कर रही हूँ, या और चीज़ें इंक्रीज़ करना, जो भी है फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। व्हाट इज़ हिडन करिकुलम? ऑप्शन ए, करिकुलम दैट इज़ नॉट टॉट। ऑप्शन बी, अ चैप्टर इन अ टेक्स्ट बुक, या फिर दिस इंक्लूड्स द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस। ऑप्शन डी, करिकुलम दैट इज नॉट टॉट एंड इंक्लूड्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड। नाउ बताओ, हिडन करिकुलम क्या होता है? कि जो हम पढ़ाते नहीं हैं, स्पेशली पढ़ाते नहीं है, बट स्टिल एक्सपीरियंसेस से बच्चे सीख जाते हैं, है ना? तो हाँ, तो इसका आंसर जो है हमारा डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है करिकुलम दैट इज नॉट टॉट, बस पर ये अधूरा है। हाँ, जो पढ़ाया नहीं जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर क्या इसके बगल में हम, मतलब इसी के ऑप्शन में हमें नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है, इसमें हमारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस इंक्लूड रहते हैं, है ना? तो हिडन करिकुलम का मतलब हम सब जानते होंगे, ऐसी चीज़ें जो स्कूल में फॉर्मली पढ़ाई नहीं जाती है, आपके बुक में गिवन नहीं होगा, लेकिन फिर भी बच्चों को पता है कि अगर कोई टीचर आ रहा है या हमसे कोई बड़ा आ रहा है, तो हमें खड़े होकर विश करना चाहिए, है ना? मतलब बच्चे का जो स्कूल एनवायरनमेंट है, वहाँ का रूल है, बिहेवियर है, टीचर के एटीट्यूड है, इनफैक्ट पीयर इंटरैक्शन भी जो हो रहा है, उनसे हमें सीखने को मिलता है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस, जेंडर रोल्स, कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन, ये सारी चीज़ें हम हिडन करिकुलम के थ्रू सीखते हैं। ठीक है? और जो हिडन, तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया हिडन करिकुलम किस तरह का लर्निंग है, तो आप इम्प्लिसिट लर्निंग बोलोगे, ठीक है? टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा रहता है। जो हिडन करिकुलम बेसिकली जो स्कूल के कल्चर से जो हम वैल्यू सीखते हैं, वो आंसर आएगा, ठीक है? अनरिटन, इनफॉर्मल और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। क्लियर है? चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी? लैंग्वेज, हिस्टोरिकल रीजंस, फैमिली या फिर मीडिया? रीजनल डाइवर्सिटी का कॉज क्या है, हमसे पूछ रहा है ना। मतलब जो रीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी आता है, रीजनल डाइवर्सिटी का कॉज हमारा क्या हो सकता है? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर लैंग्वेज होगा, ठीक है? इसका आंसर होगा लैंग्वेज। देखो, रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि मतलब डिफरेंट, क्या होता है कि डिफरेंट रीजन्स में अलग लैंग्वेज होता है, अलग कल्चर्स होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, कस्टम, सबका अलग अलग होता है। डिफरेंट रीजन के डिफरेंट कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेज होते हैं, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी है, वो हमारा लैंग्वेज से ही बनता है, ये हम कह सकते हैं। क्लियर है? अगर मान लो कल्चरल डाइवर्सिटी बोलता, रीजनल डाइवर्सिटी क्वेश्चन में पूछा है ना, अगर कल्चरल डाइवर्सिटी पूछता तो हम क्या जो सबसे सटीक आंसर होता, मतलब जो आसपास है, मेरे ख्याल से कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फूड वगैरह कल्चरल में। अगर मान लो रीजनल ना पूछ के रिलीजियस डाइवर्सिटी पूछ रहा था, तो इसमें तो डिफरेंट रिलीजन्स ही आ जाएंगे, है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। Which of the following program aims at universal retention by 2010? RMSA, SSA, RUSA, ऑप्शन डी IEDC। तो सबसे पहले तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिन्होंने एम किया था कि हमें जो यूनिवर्सल रिटेंशन है, रिटेंशन बोले तो कि जो मतलब बच्चे जो है ये देखा जा रहा था कि बच्चे जो है बीच में ही स्कूल छोड़ दे रहे थे, है ना? तो हमें यूनिवर्सल रिटेंशन लेना है, यानी कि हमें कि मतलब पूरे बच्चे जो है, सभी बच्चे स्कूल में पढ़ सके, वो 2010 तक हमें मतलब प्रॉपर एम फुलफिल करना है। तो पहले तो इन सबका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। पहले मैं इसका आंसर बता दूं, ठीक है? तो इसका आंसर हमारा एस से हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का मेन गोल क्या था? यूनिवर्सल एनरोलमेंट, सभी बच्चे जो भी है एटलीस्ट उन सभी का एनरोलमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। देखो, यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ के एक टाइम के बाद चले जाते थे, या तो 9th में, 10th में, या 8th में ही, है ना? तो वो रिटेंशन को हमें जो है यूनिवर्सल करना था, यानी कि स्कूल बच्चों को स्कूल में बनाए रखना था, ये एम था। तो और क्या था? और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल तक के लिए, ये भी हमने देखा। तो ये हमारा मैच करता है। और बाकी RMSA, अच्छा अभी हमने एक मिनट, देखो अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा था, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, है ना? SSA, ये इसका आंसर नहीं है, ये है ना? ओके, RMSA का हो गया हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है? ये माध्यमिक यानी मिडिल स्कूल एजुकेशन के लिए। रूसा क्या होता है? शायद अपर के लिए होगा, है ना? ये एक बार मैं देख लेती हूँ। ये जैसे मिडिल के लिए है ना, तो ये अपर के लिए होना चाहिए इसका आंसर। राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है?
इसका फुल फॉर्म क्लियर है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और रूसा से राष्ट्रीय उच्चतर यानी हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा अभियान। चलो Why is it difficult to implement inclusive education? Option A, non-availability of teaching aids. Option B, no tested method. Option C, no, we can implement them easily. Option D, no tested method and non-availability of teaching aids. अभी सी ओके, इसमें पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसा कि हमने देखा इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी को इंक्लूड करना, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर बच्चों के लिए अलग स्कूल बना रहे हैं, एक ग्रुप के लिए अलग स्कूल बना रहे हैं, नहीं, सबको इंक्लूड करना, चाहे वो स्पेशल नीड के हो, चाहे वो बाकी अदर बच्चे हो, ऐसा नहीं है सबके लिए अलग अलग, सभी को अलग अलग तरह के बच्चों को एक ही में इंक्लूड करना। पर ये जो आइडिया है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है? तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी होगा, नो टेस्टेड मेथड, कि इसका मतलब बेसिकली क्यों हमें दिक्कत आ रही थी इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने में। तो इसका आंसर है एक तो टेस्टेड मेथड नहीं था हमारे पास, और ना ही टीचिंग एड्स भी सही से प्रॉपर नहीं थे हमारे पास। अब जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में जो दिव्यांग बच्चे हैं, हाँ, वो बताया कि उनको भी रेगुलर स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास स्पेशल टीचिंग एड्स होने चाहिए वो नहीं थे। प्रॉपर्ली कोई टेस्टेड या ट्रेन्ड टीचिंग मेथड्स ये होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? बट ये दोनों चीज़ें नहीं थी। स्पेशल टीचिंग एड्स की ज़रूरत थी, और ये होनी चाहिए, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को इंक्लूड कर रहे हो रेगुलर क्लासरूम में, तो ट्रेन टीचिंग मेथड, प्रॉपर टेस्टेड एंड ट्रेन टीचिंग मेथड और स्पेशल टीचिंग एड्स भी होना चाहिए, और इन दोनों की कमी की वजह से ही इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अगर मान लो तो मतलब अगर हम कुछ कॉमन चैलेंजेस की बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन में जो देखने को मिलती है, एक तो लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स होते हैं, है ना? लैक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी होता है, लार्ज क्लास साइज हो जाता है, और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो कई मल्टीपल फैक्टर्स है, बट इस क्वेश्चन में इसका आंसर यही होगा। Next question is, which of the following is not a result of sexual harassment? Anger, anxiety, confidence या फिर डिप्रेशन? हमसे पूछा है कि नॉट अ रिजल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, बताओ। तो ऑब्वियसली यार कॉन्फिडेंस होगा, है ना? बाकी सभी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो यार पॉजिटिव चीज़ है ना। सेक्सुअल हरासमेंट का जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट, स्पेशली साइकोलॉजिकल इफेक्ट के रूप में दिखता है, और उसमें बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है, घटता है। अगर लैक ऑफ या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता तो आंसर मतलब यहाँ पर वो सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट होता, बट यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात की वो तो पॉजिटिव चीज़ है ना? चलो ये इसमें हम ज़्यादा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करिकुलम डिज़ाइन डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी इवेल्युएशन, ऑप्शन सी टीचर या फिर ऑप्शन डी कंटेंट। करिकुलम डिज़ाइन में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? बताओ, ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएशन, कंटेंट, टीचर या फिर, एक मिनट में पानी पी कर आ रही हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? टीचर। टीचर जो है वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं। करिकुलम डिज़ाइन में टीचर क्यों इंक्लूड होगा, है ना? करिकुलम डिज़ाइन का क्या मतलब होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, यानी कि कंटेंट, है ना? क्यों पढ़ाना है यानी ऑब्जेक्टिव्स, और कैसे पढ़ाना है, मतलब कैसे एसेस करना है कि मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो कितना यूज़फुल है, एसेस करना यानी कि इवैल्यूएशन। ये तीनों चीज़ें करिकुलम डिज़ाइन में होती है, बट टीचर जो है वो करिकुलम इम्प्लीमेंट करता है ना, डिज़ाइन का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। ओके, टीचर का रोल एग्जीक्यूशन का है, इम्प्लीमेंटेशन का है, तो इसमें हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलो 29 क्वेश्चन पे आ गए हैं। Who classified the curriculum into form aspects, namely a product, a program, and intended learning outcomes, or planned learner experiences? Option A Brown DF, option B Dewey, option C Tanner, option D Bean et al. तो बेसिकली हमसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन है जिन्होंने करिकुलम को 4 एस्पेक्ट्स में बाँटा है, करिकुलम को 4 एस्पेक्ट्स में बाँटा है, कौन-कौन से हैं? पहला हमारा है, 1 मिनट लेट मी ज़ूम, प्रोडक्ट, पहला हमारा है प्रोडक्ट, दूसरा है प्रोग्राम, तीसरा है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, और चौथा है अ प्लान्ड लर्नर एक्सपीरियंस। मतलब करिकुलम के 4 एस्पेक्ट्स इनमें से किसने दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीन, बेने,
ठीक है, बीन बोल लो। हाँ, बीन ने ही करिकुलम को जो है, बीन ने जो है करिकुलम को मतलब करिकुलम के मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, और उसमें उन्होंने 4 एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है ना? उनके अकॉर्डिंग करिकुलम का मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं होता था, मतलब बाकी लर्नर्स के प्लान्ड एक्सपीरियंस भी होते थे। तो देखो एक बार हम वो चारों देख लें कि जो उनके 4 एस्पेक्ट है, जो उन्होंने दिए हैं बीन ने। देखो बीन एट ऑल, ये जो एट ऑल है ना, ये हम वहाँ लगाते हैं कि मतलब इनके साथ और अदर्स भी थे। इनके साथ और अदर रिसर्चर्स भी थे। तो इतने सारे का नाम नहीं लिख के हमने जो मेन है उनका नाम लिख दिया, और इट जो है एट अल लिख दिया, एट अल या जो भी है, ठीक है। अब इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था, आंसर तो ये है, सॉरी, आंसर ये है, इनका पूरा नाम था जेम्स ए बीन। जेम्स ए डॉट बीन, ठीक है। इन्होंने करिकुलम के 4 एस्पेक्ट दिए थे, तो अगर आपको कोई भी करिकुलम के 4 एस्पेक्ट के बारे में बात हो तो बीन का नाम याद आ जाना चाहिए, या कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एज़ मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है 4 एस्पेक्ट दिए थे, कौन-कौन से? लेट मी राइट। पहला है, मैं सी लिख रही हूँ, यानी सी मतलब करिकुलम एज़ अ, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम पहले करिकुलम लिख लेते हैं। करिकुलम एज़ अ प्रोडक्ट, एज़ अ, देखो जब तक हम चीज़ों के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे ना, अगर मैं अब इस क्वेश्चन को डिटेल में बात कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन का पता नहीं, बट ये नाम आप कभी नहीं भूल पाओगे। बेने या बीन बोल लो, मिस्टर बीन होते हैं ना, तो इन्होंने 4 एस्पेक्ट दिए, ठीक है। करिकुलम एज़ अ प्रोडक्ट, यानी करिकुलम का एंड रिजल्ट, यानी बच्चे क्या अचीव करेंगे, स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज़, ठीक है। दूसरा, करिकुलम एज़ अ प्रोग्राम, ठीक है, करिकुलम एज़ अ प्रोग्राम, ठीक है। मतलब इसमें जो हमारे प्लान सिलेबस है, जो हम सिलेबस प्लान करते हैं, सब्जेक्ट्स प्लान करते हैं, टाइम टेबल, सब्जेक्ट्स, कोर्स स्ट्रक्चर, मतलब ऑफिशियली जो स्कूल प्लान बनाता है ना, तो वो इसमें आ गया करिकुलम एज अ प्रोग्राम, कि व्हाट इज़ प्लान टू बी टॉट। फिर हमारा जो थर्ड है वो है करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। और हमारा जो फोर्थ है, हाँ, मतलब इसमें जो प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है, यानी टीचर बच्चे से क्या-क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे को क्या-क्या सीखना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स, ये सारी इसमें आ जाएँगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो चौथा एस्पेक्ट है, कंपोनेंट है करिकुलम का, वो है करिकुलम एज़ अ प्लान्ड लर्नर एक्सपीरियंस, एज़ अ प्लान्ड लर्नर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चौथा है, समझ में आ गया? तो ये 4 चीज़ें हैं, ध्यान रहेंगी। पोपोए, पोपोए से अब हम इसको याद कर सकते हैं। पी से हमारा प्रोडक्ट हो गया, एक पी से प्रोग्राम हो गया, एक अब ओ से हमारा आउटकम हो गया, ठीक है। और प्लान्ड एक्सपीरियंस है ना, तो ई से आप एक्सपीरियंस याद कर सकते हो, यानी कि PPOE, ठीक है, PPOE, ये हमारा ओ है। वो पोपोए द सेलर मैन, पोपो, वो वाला एक कार्टून आता था बहुत पहले, बहुत पहले। तो हाँ, पोपोए, पी से प्रोडक्ट, पी से प्रोग्राम, ओ से ऑब्जेक्टिव यानी कि इंटेंडेड आउटकम, ई से लर्निंग एक्सपीरियंस का, ठीक है, याद रहेगा। और बाकी डेवी का तो हम जानते हैं, ड्यूई जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस है, ड्यूई का, ठीक है। ड्यूई का लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस है। टाइलर, इसमें टाइलर नहीं है, ठीक है। टाइलर का जो ऑब्जेक्टिव मॉडल है। चलो आगे बढ़ते हैं। What is meant by inclusive education? Option A, including handicapped. Option B, including nature. Option C, including parents. Option D, including technology. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हमने अभी बात की थी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, कि इसमें हमारा इंक्लूडिंग हैंडीकैप्ड हो जाएगा, या फिर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट चाइल्ड रियरिंग स्टाइल। ओके, ये भी हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज अथॉरिटेरियन, अनइन्वॉल्व, अथॉरिटेटिव या फिर परमिसिव। ये हमने डिस्कस किया है, बताओ क्या होगा। दो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज होते हैं अक्सर, अथॉरिटेरियन या फिर अथॉरिटेटिव। तो हमने ये डिस्कस किया था, इसका आंसर हमारा अथॉरिटेटिव होगा, ठीक है। सबसे जो आइडियल है, मोस्ट बेस्ट पूछे या आइडियल चाइल्ड रियरिंग है, वो अथॉरिटेटिव होगा।
इसके अथॉरिटेटिव यानी हमने इसमें बात की थी। अच्छा, ये किसने दिया है? अगर इसका नाम पूछ लिया कि जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है वो किसने दिया है, तो ये हमारा दिया है बॉमरिंड, BAUMRIND, बॉमरिंड। ठीक है, बॉमरिंड्स पेरेंटिंग स्टाइल्स। सबसे जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल अगर पूछ ले, बेस्ट ना देकर कि डेमोक्रेटिक पूछ ले, तब भी जो है वो अथॉरिटेटिव ही होगा, और सबसे बेकार अनइन्वॉल्व होता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट अथॉरिटेटिव। चलो, 32 question is, who among the following talked about the 4 pillars of education in his report? Option A Montessori, option B Gandhi, option C Rousseau, option D Dolores. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इनमें से किसने जो है अपने रिपोर्ट में 4 pillars ऑफ एजुकेशन की बात की है? क्या लगता है आपको? अच्छा, ओके, तो इसका आंसर हमारा डेलोर्स होगा। ठीक है, इसका एक मिनट, इसका आंसर जो है वो हमारा डोलोर्स होगा। बेसिकली डेलोर्स हम बोल सकते हैं, DELORS। इनका पूरा नाम क्या है? एक मिनट, इनका पूरा नाम है जैक्यूज डेलोर्स। ठीक है, इन्होंने 4 pillars ऑफ एजुकेशन की बात की है। और ये कौन से रिपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है? इन हिज रिपोर्ट बोला है ना, इन हिज रिपोर्ट। कौन से रिपोर्ट? यूनेस्को। ओके, यूनेस्को, जी हाँ, यूनेस्को की रिपोर्ट में 4 pillars ऑफ एजुकेशन की इन्होंने बात की थी, जिसका टाइटल था, टाइटल भी मैं आपको बता देती हूँ अगर, जिसका टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, 1996। ठीक है, और चेयरमैन कौन थे इनके? चेयरमैन थे हमारे, लेट मी चेंज द कलर, चेयरमैन हमारे वही डेलॉर्ड थे। ठीक है, मैं सिर्फ पूरा नाम ना लिख के डेलॉर्ड लिख रही हूँ। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा था? ओके, 4 pillars के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। क्या 4 pillars ऑफ एजुकेशन कौन से हैं? इसको डिलीट कर दूँ। 4 pillars ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन समझ लेना। 4 pillars ऑफ एजुकेशन, पहला है हमारा लर्निंग टू नो। ठीक है, दूसरा है लर्निंग टू नो मतलब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। लर्निंग टू डू यानी स्किल्स एंड एप्लीकेशन। लर्निंग टू लिव टुगेदर, कॉपरेशन, पीस। एंड फोर्थ इज लर्निंग टू बी, यानी कि आप जैसे हो वैसे रहो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। ठीक है, क्लियर हो गया? 4 pillars कौन कौन से थे? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। क्लियर है? तो ये आपको हमें कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, हम ये कह सकते हैं। ओके, मॉन्टेसरी ने तो चाइल्ड सेंटर्ड अपना मॉन्टेसरी एजुकेशन जो दिया था, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। गांधी जी ने नई तालीम, बेसिक एजुकेशन दी थी, नई तालीम। रूसो ने नेचुरलिज्म पे बात की थी। तो आंसर वैसे भी हम गेस कर सकते थे, ऐसे से बहुत ईजी है। सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेमिनिज्म इज अबाउट, ऑप्शन ए इक्वल राइट्स फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर रेनल, फ्रीडम, ऑप्शन डी विमेन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी, बहुत बच्चे जो है वो विमेन लगाएंगे, बट डू यू थिंक इसका आंसर विमेन होगा? और ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो फेमिनिज्म है वो विमेंस के लिए होता है। बट फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वल राइट्स फॉर ऑल। यस, फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वल राइट्स फॉर ऑल, क्योंकि विमेंस को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए उनके लिए लड़ना शुरू करा गया। ठीक है, तो इक्वल राइट्स फॉर ऑल होगा मेन, मतलब फेमिनिज्म का अगर जो मेन गोल है ना, मेन गोल क्या है? जेंडर इक्वालिटी। मतलब जितनी इक्वालिटी मेल को दी जा रही है, वही इक्वालिटी फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ चाहते हैं कि विमेन को बढ़ावा दो, मतलब वो बढ़ावा क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि इक्वालिटी नहीं हो रही है ना, जेंडर इक्वालिटी पे इनका फोकस है, ना कि विमेन पे। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस है, इक्वल राइट्स पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 34, 35 ये हमारा आ गया। अभी मैंने टाइलर मॉडल बताया था ना। चलो, क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू टाइलर्स मॉडल, वी वुड एंड आर curriculum design with which of the following? Option A reflection, option B evaluation, option C society, option D experience. गला थोड़ा दर्द हुआ है, एक मिनट। मेरे हिसाब से इवेल्यूशन होना चाहिए। जो टाइलर का मॉडल है ना, कौन सा मॉडल है अभी बताया था,
तो उसमें जो करिकुलम डिज़ाइन है, उनके मॉडल में करिकुलम डिज़ाइन के एंड में क्या आना चाहिए? तो जो है एंड में हम क्या करते हैं यार, कुछ सब कुछ करने के बाद एंड में इवैल्यूएशन ही तो करते हैं ना। तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा, इवैल्यूएशन। टाइलर टाइलर का मॉडल कौन सा था? तो सॉरी, तो टाइलर के 4 बेसिक क्वेश्चन थे करिकुलम डिज़ाइन में। कौन-कौन से? लेट मी राइट। थोड़ा सा ज़ूम और कर देते हैं। जो उनके 4 बेसिक क्वेश्चन थे करिकुलम डिज़ाइन में, वो था हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या होंगे? लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन से होंगे? लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन से होंगे? क्या होने चाहिए? एक्सपीरियंसेस को हमें ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है? ठीक है? एंड चौथा इज़, ठीक है, मैं इसको नहीं लिख पाऊँगी, या एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज़्ड वे में हम कैसे करें? प्लानिंग की ही बात हो रही है। एंड ऑप्शन डी हमारा फिर इवैल्यूएशन होता है। क्लियर है? तो इनका जो ऑब्जेक्टिव मॉडल था, सो इफ वी आस्क कि व्हाट इज़ द मॉडल? टाइलर मॉडल कौन-सा था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टाइलर मॉडल? वो भी अभी बाकी चीज़ें तो नहीं आएँगी, रिफ्लेक्शन, सोसाइटी, एक्सपीरियंस, इसमें उन्होंने जो है इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो उनका ऑब्जेक्टिव मॉडल था। हुँ? आगे बढ़ें या फिर और कुछ डिस्कस करना है? आई थिंक आगे बढ़ते हैं। चलो बता ही देते हैं, अभी यहीं पे बता देते हैं। पता नहीं आगे ऐसे तो आएगा कहीं आएगा। तो टाइलर का जो मॉडल है, उन्होंने टाइलर जो है टाइलर मॉडल्स बेसिकली उन्होंने अपना जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल दिया था। ऑब्जेक्टिव मॉडल दिया था। इसमें उनका फ़ोकस क्या था कि यार क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। उसके बाद आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्लान करो कि किस तरह से हमें प्लान करना है। फिर प्लानिंग कर ली, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करो, फिर इवैल्यूएट करो। बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। बेसिकली व्हाट वी वांट स्टूडेंट्स टू अचीव, इनका मेन जो सेंट्रल आइडिया था। अब इस टाइलर मॉडल या जो ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम है, इसमें उन्होंने 4 क्वेश्चन मॉडल दिए थे, जिसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, हो गया। Okay, next question is Article 45 refers to the following. Option A teacher trainee, option B teaching learning process, option C education for all, या फिर option D midday meal. Very interesting question. Any guesses? Article 45 किसको रेफर करता है? Article 45 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मिड डे मील। इसका करेक्ट आंसर है मिड डे मील। आर्टिकल 45 ओरिजिनली मैं बात करूं, मतलब 86 अमेंडमेंट भी हुआ था, लेकिन उससे पहले ओरिजिनली बिना किसी अमेंडमेंट में क्या कहता था आर्टिकल 45? प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सभी बच्चे के लिए जो 14 साल से नीचे हैं उनको फ्री एंड, आई एम सो सॉरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई। आर्टिकल 45 ना, यस, आर्टिकल 45 इनिशियली हमारा सिर्फ फोकस करता था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिलो 14 ईयर्स। हाँ, लेकिन जब 86 इसका जो है 86 अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें और भी चीज़ें ऐड हो गई। 86 अमेंडमेंट यानी आफ्टर 86 अमेंडमेंट यानी कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, उसमें जो आर्टिकल 45 है वो ये क्या वो क्या मेंशन करने लगा, जो हमारा राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 आया था, उसमें इन्होंने 2 चीज़ें मेंशन की। एक तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ईसीसीई बोल सकते हैं, ईसीसीई की बात की उन्होंने, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और मिड डे मील की बात की। ये भी कलर अच्छा है, मिड डे मील की भी बात की थी। समझ आ गया? तो ये आपको ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सॉल्विंग एप्टीट्यूड, एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी एज नॉर्मल, मेकिंग इट फ्लेक्सिबल, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, बट नॉट पूछा तो रोट मेमोराइजेशन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अब ऐसा करते हैं कि अब 40 तक पहुंच ही जाएंगे तो 50 कर लेते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 आज कर लेते हैं, 50 कल कर लेंगे, मतलब 50 इस वीडियो में कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, लेट्स सी। 38 है,
who described curriculum as a systematic set of courses and experiences required for graduation in a major field of study. Option A Tanner, option B Carter V Good, option C Wells, option D Bondi या बोंडी. देखते हैं एक मिनट. तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टर वी गुड. ठीक है, इसका आंसर होगा कार्टर वी गुड. यानी कि वो कौन है जो करिकुलम को किस तरह से डिफाइन करते हैं, करिकुलम को किस तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब वो करिकुलम को कैसा बताते हैं कि एक ये सिस्टमेटिक सेट है, ये एक सिस्टमेटिक सेट ऑफ कोर्सेज है. मतलब एक ऐसा प्लान जो ये बताता है कि बच्चा अपने ग्रेजुएशन में, है ना, अपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेज और एक्सपीरियंसेस कंप्लीट करना चाहिए उसको, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस कोर्सेज मतलब कंप्लीट करना चाहिए. यस, मतलब ज़रूरी है ग्रेजुएशन में, जिस ताकि उसका जो मेजर है वो कंप्लीट हो जाए. मेजर इन अ मेजर फील्ड ऑफ स्टडी बोला है ना, मेजर फील्ड ऑफ स्टडी में. तो इसका आंसर कार्टर वी गुड होगा. अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने यही बात बोली है, यानी कि ये बेसिकली हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात की थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमारा जो 39th क्वेश्चन है, देयर आर डैश बेसिस ऑफ एनी करिकुलम, वन ऑफ दीज इज ह्यूमन डेवलपमेंट. So the question is, there are how many bases of any curriculum? There are blank, fill in the blanks bases of any curriculum. Option are 2, 4, 6 और 5. ओके, इसमें डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और हमें बता दिया गया है कि जो उनमें से जो एक पार्ट है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट है. तो इसका आंसर 4 होगा. ठीक है, यानी कि कोई भी डिज़ाइन, जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं ना तो उसका कुछ बेस, इसका कुछ बेसिस है ना, यानी कि उसके कुछ बेस होना ज़रूरी है. उसका कुछ बेस, उसका कुछ फाउंडेशन होता है जो भी हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं. तो उसमें से जो वन ऑफ द फाउंडेशन जो है वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है. तो अब टोटल हमसे ये पूछे कि टोटल कितने बेसिस होते हैं, यानी बेसिस मतलब जो करिकुलम के रूट्स. ठीक है, रूट्स, फाउंडेशन कितने होते हैं टोटल? 4 फाउंडेशंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं. तो किसी भी करिकुलम के 4 मेन बेस होते हैं. पहला तो हमने देख लिया ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मैं सिर्फ डेवलपमेंट लिख रही हूँ, यानी कि स्टूडेंट के ग्रोथ पे, मतलब स्टूडेंट ओवरऑल ग्रोथ एज अ ह्यूमन बच्चों में हम ला सके, एज, मेच्योरिटी, इंटरेस्ट. दूसरा आता है हमारा फिलोसफिकल बेस, फिलोसफिकल बेस. ठीक है, मतलब कि हमारा पर्पस क्या है, आइडियोलॉजी क्या है. साइकोलॉजिकल तो होगा ही होगा, साइकोलॉजिकल बेस नहीं लिख रही हूँ मैं. एंड हमारा सोशोलॉजिकल, यानी सोसाइटी के नीड्स, कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह का भी ध्यान रखना है. चलो अपने 40th क्वेश्चन पे पहुँचते हैं. व्हेन वाज इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम स्टार्टेड? तो मैंने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी बता दिया, क्योंकि हमने ये 2 बार शायद देख चुके हैं कि IEDC का फुल फॉर्म क्या होता है ना, IEDC. तो अब तक तो कुछ पता चले ना पता चले, बट इस वीडियो से मतलब ये तो डेफिनेटली याद हो जाना है, ये अब तो कंफर्म दिमाग में बैठ गया होगा कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये है क्या. तो ये जो स्कीम है IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1960, 1973. तो इसका आंसर 1974 होगा. ठीक है, तो ये जो स्कीम है 1974 में लॉन्च किया गया था. फोकस क्या था कि जो हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन है ना, उनको हमें नॉर्मल स्कूल्स में, जो रेगुलर स्कूल्स में है उसमें ऐड करना है, इंक्लूड करना है, और स्पेशल सपोर्ट भी देना है. एड्स के साथ साथ, एड तो देना ही है, टीचिंग एड्स एंड ट्रेंड टीचर्स भी देने हैं. बाद में इसको जो है मर्ज कर दिया गया था, इसको जो है बाद में मर्ज कर दिया गया था SSA के साथ, एंड अदर जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स है ना उसके साथ. ठीक है, 1974 में लॉन्च हुआ था. ओके, Question number 41 is, how many stages are there in assessment of learning? तो हमसे पूछा है कितने stages हैं assessment of learning में, assessment of learning. तो इसका आंसर हो जाएगा 4. ठीक है, C. अब assessment of learning सबसे पहले क्या है वो समझते हैं. assessment of learning, ठीक है, assessment of learning मतलब कि जब टीचर ये चेक कर रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि जो हमने लर्न किया है ना, ऐसे ही समझ लो, ऑफ लर्निंग बोला यानी कि जो भी हमने लर्न किया है, जो भी हमने सीखा है उसका असेसमेंट. यानी कि टीचर चेक करता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, उसको जज करना, स्टूडेंट्स को जज करना, स्कोर, फीडबैक देना, ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है. मतलब अब तक हमने जितनी भी लर्निंग की है उसका असेसमेंट. ठीक है, लर्निंग का स्नैपशॉट बोल दो.
कि कितना किया है, कितना समझ आया, कितनी लर्निंग हुई है, उसको एसेस करना। तो इसके हमारे 4 पार्ट होते हैं टोटल, ठीक है। इसके हमारे जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, मतलब वही ऑब्जेक्टिव सेट करना, है ना? ये तो आप हर जगह देखोगे, ऑब्जेक्टिव पहले आता है और इवैल्यूएशन सबसे एंड में आएगा, है ना? ऑप्शन 2 है यानी कि डिसाइड करना कि क्या एसेस करना है, क्या एसेस करना है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव बनाना, प्लानिंग बनाना। फिर डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग या फिर कह लो सेलेक्टिंग टूल, है ना? यानी कि कौन सा टूल हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको कौन से टूल से की मदद से या कौन से मेथड यूज़ करके हम ये देखना चाहते हैं, लाइक टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन, है ना? थर्ड, अब हमने सोच लिया कि हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, किस मेथड से करेंगे। थर्ड है कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी कि एक्चुअली टेस्ट कंडक्ट करना, अब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फोर्थ है हमारा इंटरप्रिटेशन या फिर कह लो इवैल्यूएशन, अब देखेंगे हमने जो किया, अब जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करेंगे, फीडबैक देंगे, है ना? तो ये हमारे जो है 4 स्टेप्स होते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के। आई होप ये आप कभी नहीं भूलोगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी किसका असेसमेंट, लर्निंग का असेसमेंट, यानी जो बच्चों ने सीखा है उसको टेस्ट करना, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि मेजरली इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इसमें हमारा आ जाता है समेटिव एग्ज़ाम, कि आपने पूरे साल में क्या सीखा उसको एसेस करने के लिए हम लास्ट में एग्ज़ाम लेते हैं ना, समेटिव एग्ज़ाम किसका एग्जाम्पल है, समेटिव टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम्स, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाएंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा, हाँ, अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग समझ आ गया, इसमें हमारा समेटिव, ज़्यादातर समेटिव टेस्ट आ जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है एक हमारा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए, सीखने के लिए असेसमेंट। तो सीखने के लिए में हमारा फॉर्मेटिव आ जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो, एफ से फॉर, एफ से फॉर्मेटिव, ईजी है। मतलब कि हम सीखते टाइम ही, मतलब लर्निंग को इम्प्रूव करना, सीखते टाइम ही हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, फीडबैक बेस्ड हो गया। अब हमारा आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग, ये तीनों है, इसमें हमें कन्फ्यूजन होता है, बट ये याद रहेगा, असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि सेल्फ असेसमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ए से असेसमेंट, तो यानी कि सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है, सेल्फ असेसमेंट बोल लो या पीयर असेसमेंट भी हम बोल सकते हैं, मतलब मिल करके, मतलब मेटाकॉग्निशन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें एज लर्निंग में आ जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 41 क्वेश्चन था, चलो कोई नहीं, जल्दी से कर लेते हैं, गले में तो दर्द हो रहा है बट इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, वेरी इजी क्वेश्चन। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कम्युनिकेशन तो नहीं, थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं होगा, तो इसका आंसर यार यही होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलो चलो, ये भी बड़ा इजी है, लैड, लैड का मतलब क्या होता है, लैड का फुल फॉर्म पूछा है, एलएडी, ये हम इंग्लिश पेडागोजी में ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहाँ है, ये होगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज? ऑप्शन ए ग्रॉस मोटर स्किल्स, ऑप्शन बी प्रोग्मेटिक्स, ऑप्शन सी फोनिक्स और सिंटेक्स। क्या बोलते हैं कि कौन सा, एक मिनट, कौन सा लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है? तो यार ऑब्वियसली ग्रॉस मोटर मोटर स्किल होगा ना आंसर तो। हाँ, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन जो ग्रॉस मोटर स्किल है ये तो हम सब जानते हैं, नहीं होगा आंसर। ग्रॉस मोटर स्किल्स में वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग वगैरह आ जाता है, तो ये तो वो था, काफ़ी ईजी था। अच्छा एक मिनट, चलो एक और चीज़ अब इम्पॉर्टेंट है तो मुझे लग रहा है बता देती हूँ। अब अगर हम कुछ ना कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ज़रूरी है तभी बता रही हूँ, इट्स ओके कि अगर मेरा, हाँ चलो कोई नहीं, कंपोनेंट क्या हो गया भाई, सी, ओफो, कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज,
इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। हमारा फ़ोनोलॉजी हो गया या फ़ोनिक्स बोल लो, फ़ोनोलॉजी। फ़ोनोलॉजी का मतलब फ़ोन, फ़ोन से इसको याद कर सकते हैं। फ़ोन मतलब फ़ोन की फ़ोन आता है तो रिंग होता है ना पहले, यानी साउंड से रिलेटेड है ये, ठीक है? साउंड्स ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। फ़ोन से फ़ोनिक्स, फ़ोनोलॉजी यानी साउंड्स। फिर हमारा आता है मोर्फ़ोलॉजी। मोर्फ़ोलॉजी, मोर्फ़ोलॉजी हमारा वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। तीसरा आ जाता है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स तो हमारा सेंटेंस एंड ग्रामर रूल हो गया, ठीक है? ग्रामर एंड सेंटेंस रूल हो गया। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है? समझ जाना। चौथा हमारा हो गया सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग, ठीक है? एंड फिफ्थ हमारा हो गया प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में मतलब हमारा यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि हम किस तरह से मतलब बेसिकली लैंग्वेज का एप्लीकेशन, मतलब हम कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लाइक हम फ्रेंड्स के साथ अलग बोलते हैं, अलग तरह से बात करते हैं, फैमिली या फिर टीचर्स के सामने अलग तरीके से बात करते हैं। तो हम एप्लीकेशन कह सकते हैं कि हम किस तरह से जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है? ओके, देयर are one type there are one two types of processes involved in listening comprehension. They are: option 1 coding and decoding, down up and up down; option C reading and listening; option D up down and down up. क्या बोल रहा है कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है? लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में वो कौन कौन से है इन्वॉल्व होते हैं, यही पूछा है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? वैसे तो बॉटम अप होता है एंड टॉप डाउन, बॉटम अप एंड टॉप डाउन होता है। एक मिनट, हाँ, तो इसी को हम बोलेंगे डाउन अप डाउन या डाउन अप है, हाँ, तो ये होगा। एक मिनट, डाउन अप एंड अप डाउन, एक मिनट, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, एक मिनट। तो इसका आंसर होगा हमारा डाउन अप एंड अप डाउन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, यानी कि जो मतलब सुन के समझना वाला होता है ना, कि हम सुन के समझ रहे हैं, जैसे अभी आप सुन के समझ रहे हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे टीचर की कोई बात है, टीचर कोई बात बता रही है या स्टोरी सुनते हैं हम और फिर उसका मतलब हम खुद समझते हैं। तो इस प्रोसेस में ना, तो इसका मतलब लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लियर है? लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? अब इस प्रोसेस में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि 2 डायरेक्शंस में ब्रेन काम करता है, ठीक है? तो वो कौन-सी डायरेक्शन है? तो कितने टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में, हमसे वो पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटम अप, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउन अप, ठीक है? डाउन अप एंड अप डाउन। डाउन अप बोले तो इसी को हम जो है वो बॉटम अप कह सकते हैं। डाउन अप मतलब बॉटम, बॉटम अप, बॉटम अप मतलब पहले प्रोसेस करना, पहले डेटा ड्रिवन बोल सकते हैं। अप डाउन मतलब कि टॉप डाउन। अब हमने ये टर्म्स ज़्यादा सुनी है, बॉटम अप, टॉप डाउन, लेकिन भाई बॉटम को हम डाउन भी तो बोलते हैं ना, टॉप को अप भी बोलते हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस हमारा डाउन अप होता है, यानी बॉटम अप होता है, कि पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस हमारा नॉलेज ड्रिवन होता है, ठीक है? मतलब पहले हम साउंड्स से सीखते हैं ना, पहले हमारा जो है मतलब नीचे से ऊपर हम जब लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, तो नीचे से ऊपर हम जाते हैं, यानी कि पहले हमारा जो फोकस है वो साउंड्स पे होगा ना, साउंड्स पे होगा, फोनिक्स पे होगा। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे, नॉलेज पे जाएंगे, और उसके बाद हम जो है कॉम्प्रिहेंड करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया, पहले बॉटम अप, उसके बाद टॉप डाउन। बॉटम अप में क्या होता है कि फोनिक्स से एक-एक मतलब पहले साउंड से, फिर फोनिक्स से, फिर वर्ड्स पे जाएँगे। टॉप डाउन में क्या होता है कि पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, फिर प्रिडिक्ट करेंगे, फिर उसके प्रायर नॉलेज पे जाएँगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज़ एन ICT टूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर्स? ऑप्शन ए ब्लॉग्स, ऑप्शन बी वेबसाइट, ऑप्शन सी फ़ोन मैसेजेस, ऑप्शन डी पोस्टल लेटर्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बस 4 क्वेश्चंस और बाकी हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हो जाएगा। हमसे पूछे इज़ नॉट एन, मतलब आईसीटी टूल, अभी हमने देखा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा आईसीटी टूल नहीं है,
नॉट पूछा है। पेरेंट्स एंड टीचर्स के देखो, पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ हम ब्लॉग्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, फ़ोन मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट पोस्टल लेटर्स तो हमारा किसी भी एंगल से आईसीटी में नहीं आ रहा है। आईसीटी में तो यार कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें जो है आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाती है, तो ऑब्वियसली जो है इसका आंसर नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल ऑफलाइन मेथड हो गया ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का कौन सी कैटेगरी नहीं है? तो देखो, पहले तो हम ये समझते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी है क्या, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली वो टूल्स एंड डिवाइसेस है जो हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, मतलब इस तरह के टूल्स या डिवाइसेस जो हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए उनके लर्निंग और डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प करे। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी होता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है कि क्या चीज़ इनमें से, इन फॉलोइंग ऑप्शन में से जो है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, नई चीज़ सीखी। अब कैटेगरीज में यूजुअली क्या क्या आते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ में? हमारे एकेडमिक टूल्स होते हैं, कम्युनिकेशन एड्स होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली यार अब देखते हैं चलो। एकेडमिक लर्निंग एड्स, कंप्यूटर एक्सेस एंड इंस्ट्रक्शन, ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, या फिर बुक्स। तो ऑब्वियसली बुक्स जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है जो नहीं है, तो बुक्स ऑब्वियसली कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं। बुक हमारा ट्रेडिशनल लर्निंग मटेरियल में आएगा, असिस्टिव में टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। अब देख लेते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आएगा क्या क्या। देखो, जैसे एकेडमिक लर्निंग एड्स में, एक मिनट बच्चे, ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बुक्स को हटा देता हूँ अगर, हाँ ये 3 चीज़ें ना। चलो देखो, एकेडमिक लर्निंग एड्स, क्योंकि अब मैं सिर्फ मैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर बता रही हूँ। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर एकेडमिक लर्निंग एड्स आता है, जिसमें हम कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स लिख लेना, ठीक है, लिख लेना ये कैलकुलेटर्स। क्या लिखा है मैंने? कैलकुलेटर्स। ठीक है, ब्रेली राइटर्स हो गया आपका, ब्रेली राइटर्स, ये समझ जाना। कंप्यूटर असिस्टिव एंड इंस्ट्रक्शन में मतलब वही कंप्यूटर एक्सेस एंड इंस्ट्रक्शन में या असिस्ट एंड इंस्ट्रक्शन में हम स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है, स्क्रीन रीडर्स हो सकता है। मैं ये सब तो यहाँ लिख नहीं पाऊंगी, जगह नहीं है। स्क्रीन रीडर्स हो सकता है, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर ये हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि यही 2 चीज़ें हैं, और भी है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन बोर्ड्स हो गए, स्पीच डिवाइसेस हो गए, तो बेस ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। हम एटी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एटी बोल सकती हूँ, एटी। ठीक है, तो ये क्या है अब समझ में आ गया। ये इस तरह के डिवाइसेस एंड टूल्स जो कि चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स को हेल्प करें, उनकी लर्निंग में हेल्प करें, चाहे ब्रेली मशीन्स, कीबोर्ड्स हो गए, कुछ अडेप्टिव कीबोर्ड्स, या स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गए। चलो 48 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? न्यू वर्ड्स which are formed from the initial letters of a set of other words are called as option A acronyms, option B infixes, option C conversion, या फिर option D suffixes। इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि नए वर्ड्स जो कि हम इनिशियल लेटर से, ठीक है, इनिशियल लेटर से फॉर्म होता है, ऑफ अदर वर्ड्स, नए शब्द जो दूसरे शब्दों के समूह के प्रारंभिक अक्षरों से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अब देखो, इसका मैं आंसर बताती हूँ। क्या बोल रहा है? न्यू वर्ड्स जो फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ सेट ऑफ अदर वर्ड्स। ओके, तो इसका आंसर है हमारा एक्रोनिम्स। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सेट ऑफ अदर वर्ड्स है, मतलब सेट ऑफ अदर वर्ड्स यहाँ पे पता है क्या रेफर कर रहा है? एक्रोनिम्स मतलब समझ रहे हो ना, जो शॉर्ट फॉर्म जैसे हो गया, मान लो यूनेस्को या सर्व शिक्षा अभियान देखा था हमने, है ना, तो यूनेस्को में चलो सर्व शिक्षा अभियान मान लेते हैं, वो छोटा सा है। जैसे कि आपका सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। अब ये सर्व शिक्षा अभियान, ये हमारा सेट ऑफ अदर वर्ड्स है ना, ये सेट है वर्ड्स का, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड है टोटल। अब इन सेट ऑफ वर्ड्स को हम दूसरे तरीके से इसके इन सेट ऑफ वर्ड्स के लिए हमने न्यू वर्ड्स बनाया, SSA बनाया, और वो भी इनिशियल लेटर से बनाया हमने। सर्व है तो हमने S लिखा, शिक्षा है तो हमने S लिखा, अभियान है तो उसका A लिखा। तो यही हमसे पूछ रहा था। तो ये SSA क्या है? एक्रोनिम है। किसका? सर्व शिक्षा अभियान को का एक्रोनिम हमने लिखा। तो हाँ, थोड़ा मतलब ऐसे समझने में दिक्कत आ रही थी, बट एक बार आपको एग्जाम्पल से आपको समझ जो है आ जाएगा।
इसका मतलब बहुत वो है, ईज़ी है, बट क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि समझने में थोड़ा-सा जो है कन्फ्यूज़िंग हो सकता है ना? लॉन्ग फ्रेजेज़ को हम जब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको एक्रोनिम्स बोलते हैं, क्लियर है? हाँ, तो एक्रोनिम का आपको मतलब समझ में आ गया? एक्रोनिम बोले तो वो वर्ड्स जो कि इनिशियल लेटर्स से फॉर्म हो रहे हैं, है ना? जैसे मैंने सर्व शिक्षा अभियान बताया, इससे पहले भी हमने 2-3 फुल फॉर्म्स किए, नासा, यूनेस्को हो गया, ये सब पढ़ दिए थे, चलो ठीक है। ये सब एग्ज़ाम्पल्स में ही आएँगे। इनफिक्स क्या होता है? मतलब वर्ड के बीच में ऐड होता है। सफिक्स क्या होता है? वर्ड के एंड में ऐड होता है, ठीक है? मान लो सफिक्स मतलब इनफिक्सेस ना वर्ड के बीच में ऐड होता है, बट ये रेयर होता है इंग्लिश में। सफिक्स में मान लो मतलब जो एंड में होता है, जैसे हैप्पी है, ये नॉर्मल वर्ड है। अगर मैंने इससे जो है हैप्पीनेस बना दिया, हैप्पीनेस, तो मतलब मैंने लास्ट में क्या सफिक्स ऐड किया? नेस ऐड किया, ठीक है? तो वही प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में। कन्वर्जन तो मतलब पूरा हम वर्ड क्लास चेंज कर रहे हैं, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें हमें बोला है कि कौन सा मैथ्स पढ़ाने का स्ट्रैटेजी नहीं है ना? नहीं पूछा है। एनी गेसेस? मेरे ख्याल से सॉल्विंग टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम होगा या फिर सर्चिंग हो सकता है ना? इंडक्टिव डिडक्टिव तो हमने पढ़ा है, ठीक है? एनालिसिस एंड सिंथेसिस भी किया है। अब देखो मैथ्स में सर्च भी हम करते हैं, है ना? मैथ्स में सर्च भी करते हैं ना, कोई चीज़ है, सर्चिंग तो है। लेकिन ये जो सॉल्विंग टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम हो गया, अच्छा ओके, इसमें स्ट्रैटेजी पूछा है ना, हाँ, तो डेफिनिटली यार टेक्स्ट बुक पे ही हम डिपेंड हो रहे हैं यहाँ पर। टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम सॉल्व करना इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। आप अगर आपको किसी ने बोला, आपके इंटरव्यू में बोला कि यार मैथ्स पढ़ा के दिखाना है, आप मैथ्स के टीचर हो, तो क्या आप टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम लोगे और सॉल्व करवाने लग जाओगे? इज़ दिस द वे ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? आई नो स्कूल्स में ज़्यादातर यही होता है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। अगर हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं, अगर हम एक टीचर है, स्कूल के टीचर है, तो दिस इज़ नॉट द वे कि हम टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, है ना? जैसे कि हम पढ़ते हैं पेडागोजी में कि टेक्स्ट बुक बस एक सोर्स है, ओनली सोर्स उसको नहीं बनाना है। ठीक है? तो ये एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है, सिर्फ एक सोर्स है, लेकिन ओनली सोर्स हम नहीं बोल सकते। तो नॉट अ स्ट्रैटेजी में देखो ये सारे ही अच्छे स्ट्रैटेजीज़ है, बट ये जो है नहीं है। हाँ, मतलब सर्चिंग से हमारा क्या मतलब है कि आप डिस्कवरी लर्निंग कर रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज़ कर रहे हो, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज़ कर रहे हो। ठीक है, चलो लिख नहीं रही। इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या हो रहा है कि रूल्स डिराइव करना, कि आपने पहले रूल्स बताया और उस रूल्स को फिर आप अप्लाई करके दिखा रहे हो, है ना? तो यानी पहले रूल्स, उसके बाद अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? सर्चिंग में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है? एनालिसिस एंड सिंथेसिस मतलब कि पहले एनालिसिस करना, सिंथेसिस जैसे क्या होता है? मतलब कि 2 चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना, है ना? एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ए है, बी है, दोनों ही पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ए, बी को मर्ज करके सॉल्यूशन बनाना, यानी कि प्रॉब्लम्स को तोड़ना और फिर जोड़ना, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया तोड़ना और फिर जोड़ना। किसके थ्रू? लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू। समझ आ गया? तो नॉट अ स्ट्रैटेजी ईज़ी था। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है? देख लेते हैं। Which of the following is not a major area of educational management? Option A related to learner, option B related to parents, school functioning या फिर teacher related. ओके, मेजर एरिया नहीं है स्कूल मैनेजमेंट में, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स ही होगा इसका आंसर, ठीक है? मेजर एरिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं एरिया, बट मेजर एरिया नहीं है तो डेफिनेटली तो पेरेंट्स ही होगा, क्योंकि जैसे एजुकेशन मैनेजमेंट का पहले मतलब समझते हैं एक बार। एजुकेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि मतलब हम कैसे स्कूल को मैनेज करना है प्रॉपर्ली, कैसे स्कूल को प्रॉपर्ली प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कैसे रन करना है, कैसे कंट्रोल करना है ना? तो इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? टीचर्स का मैनेजमेंट हो गया, है ना? टीचर से रिलेटेड भी हो जाएगा, स्टूडेंट का मैनेजमेंट हो गया, यानी कि लर्नर से रिलेटेड भी हो जाएगा, एंड स्कूल का ओवरऑल फंक्शनिंग, ये तो है ही, ये तो मतलब मेजर पार्ट में ही आएगा स्कूल मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ही आएँगे। हालाँकि पेरेंट्स भी स्कूल सिस्टम का स्टेक होल्डर्स की तरह हम देख सकते हैं पेरेंट्स को, लेकिन मेजर एरिया नहीं आएगा, ठीक है? तो अच्छा, हाँ, ठीक है। तो बस यही आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम बचे हुए 100 मतलब 50 क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई, अगर कुछ भी अगर हेल्पफुल लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके अपने राय या जो भी फीडबैक है वो शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं और वीडियोज़ बनाऊँ आप सभी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।